बेटे लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 63 तक आपको बताया था और 62 क्वेश्चन तक मैंने जर्नल एंट्री और लेजर दोनों बनाया है। मैंने आप लोगों को कहा है जो कम से कम स्टार्टिंग का, जब तक कि आपको ये लगे जो हमें रिवैल्यूएशन से रिलेटेड या जितने भी जर्नल एंट्रीज होते हैं, ये सभी जर्नल एंट्रीज आपका जब तक कंफर्म हो जाए नहीं हमें ये आ गया, उसके बाद आप सिर्फ लेजर बनाएं। मैंने क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 57 से लेकर के 62 क्वेश्चन तक जर्नल और लेजर सभी क्वेश्चन का बनाया है। अब यह है जो जर्नल और लेजर अगर एक क्वेश्चन में दोनों बनाएंगे तो बेटे काफी टाइम लगता है, जानते हो आप। एक क्वेश्चन को अगर दो बार करेंगे जैसे कि मैंने अभी तक किया है। अब मैं सिर्फ लेजर बना रहा हूं, लेकिन आपको एंट्री याद रहना चाहिए जो, क्योंकि एंट्री मैंने बताया था 3 टाइप्स की जर्नल एंट्री होती हैं। इसमें फर्स्ट जो कैपिटल और गुडविल लेके आया या लेके नहीं आया उसकी एंट्री, जो न्यू पार्टनर कितना कैपिटल और गुडविल लेके आता है या लेके नहीं आता उसका जो ट्रीटमेंट होगा। सेकंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व का, एंड थर्ड रिवैल्यूएशन का। जो फोर्थ ट्रांजैक्शन भी है, मैंने 3 टाइप्स की जर्नल एंट्री कहा था, लेकिन एक और होता है, एक जर्नल एंट्री और होता है जो मैंने कहा था मैं बताऊंगा। जो अगर कोई पार्टनर एसेट्स टेक करता है, if a partner taken over by assets, अगर कोई पार्टनर एसेट्स टेक करता है उसकी क्या एंट्री होगी। मतलब 3 टाइप्स की एंट्री तो होती ही है, और अगर कोई पार्टनर एसेट्स टेक करेगा तो ये फोर्थ टाइप हो जाएगा। लेकिन ये सभी क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं है, इसलिए मैंने 3 टाइप्स की ही जर्नल एंट्री कहा है। और अगर एसेट्स टेकन के लिए कहीं इंफॉर्मेशन दिया होगा बेटे, तो एसेट्स कोई लेके आता है कोई पार्टनर तो एसेट्स टू पार्टनर लिखते हैं, और पार्टनर अगर एसेट्स लेके जाएगा तो क्या लिखेंगे, पार्टनर टू एसेट्स। वेरी सिंपल। ये 4 टाइप की जर्नल एंट्री, मैक्सिमम जर्नल एंट्री ये 4 टाइप्स की, इससे ज्यादा जर्नल एंट्री नहीं होती है। फर्स्ट याद रखना, कैपिटल एंड गुडविल जो न्यू पार्टनर ब्रॉड करता है उसका ट्रीटमेंट। सेकंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट। थर्ड रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट। एंड फोर्थ जब अगर कोई पार्टनर एसेट्स टेक करता है तो उसकी जर्नल एंट्री, उसका ट्रीटमेंट। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 63 तक आपको लास्ट वीडियो में कराया था। अब 64 और 65 में अभी नहीं करा रहा, कराऊंगा। एक्चुअली 65 क्वेश्चन क्या है, ये कैपिटल एडजस्टमेंट का है, जो आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगला लास्ट टॉपिक है। तो टॉपिक जब स्टार्ट होगा तब हम ये क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 66 से चल रहे हैं हम आगे, और यहां से मैं जर्नल नहीं बना रहा, ओनली लेजर बना रहे हैं। और लेजर में यहां पे कितने अकाउंट बनते हैं, 3 अकाउंट तो 2 ही होता है यहाँ पे, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। तो मैं लेजर बना रहा हूं, जर्नल एंट्री अब नहीं बना रहा, और 66 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। एक बात और सुन लेना, डेली बाय डेली कहता हूं, जो डेली जो वीडियो जाता है कम से कम उतना वर्क आपका, उतना काम जो है ये डेली आपका कंप्लीट होना चाहिए, जो जिससे कि आपको आ जाए सही ढंग से। फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो बेटे आप मुझे इसके लिए, मैंने कई बार बताया है, जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज कमेंट करें, जिसके पास फोन नंबर है वो फोन करें। क्वेश्चन नंबर अब 66 देखिए। इसमें एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3 दिया हुआ है। एक्स और वाई दो पार्टनर है, एक्स और वाई दो पार्टनर है जिसका रेशियो 5:3 दिया हुआ है। जय मां सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 66, एक्स और वाई दो पार्टनर है जिसका रेशियो 5:3 मतलब 5/8 एंड 3/8 है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 वाज, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के नीचे इंफॉर्मेशन है। They admit Z into partnership with 1/8 share in the profits on 1st April 2020। Z एडमिट हुआ है, इसमें Z एडमिट हुआ है कितने के लिए, 1/8 के लिए Z एडमिट हुआ है। आपको याद होगा जब भी कोई न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होगा
सबसे फर्स्ट वर्क, पहला काम हमारा यही होना चाहिए, क्या? जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ तो कैपिटल और गुडविल लेके आया या लेके नहीं आया, फर्स्ट ट्रीटमेंट यही होना चाहिए। तो देखते हैं जो जेड एडमिट हुआ तो ये कैपिटल और गुडविल ब्रॉड किया कि नहीं। इंफॉर्मेशन है जेड ब्रिंग्स 20,000 एज हिज कैपिटल, जेड ब्रिंग्स 20,000 एज हिज कैपिटल, 20,000 कैपिटल लेके आ गया एंड 12,000 फॉर गुडविल इन कैश, और 12,000 गुडविल भी कैश में लेके आ गया। किस में लेके आ गया? कैश में। बेटे मैंने कहा जो जर्नल एंट्री, अगर जर्नल एंट्री कहे आपको आ जाए सही ढंग से तो आप सिर्फ लेजर बनाओ, लेकिन एक जर्नल एंट्री जो फर्स्ट टाइप की जर्नल एंट्री है, चाहे क्वेश्चन में कहे या ना कहे, ये जर्नल एंट्री आप जरूर बना लो। क्यों? क्योंकि बेटे जो गुडविल लेके आता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम ओल्ड पार्टनर में करते हैं, और वो किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में करते हैं। तो अगर डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड करने में कई बार प्रॉब्लम होती है, देखा है हमने। जो बच्चे वहां जब गुडविल को डिवाइड करते हैं, अगर जर्नल एंट्री नहीं कर रखा है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है तो प्रॉब्लम आती है। तो चाहे आप लेजर ही बनाओ, अगर आपको जर्नल आ गया तो आप लेजर ही बनाएंगे, तो इसमें लेकिन कम से कम फर्स्ट टाइप की जो जर्नल एंट्री है, जो कैपिटल और गुडविल लेकर के आता है, इसकी जर्नल एंट्री आप जरूर कर लें, इसकी जर्नल एंट्री आप जरूर कर लें, जैसा कि मैं यहां पे कर रहा हूं। कैपिटल और गुडविल ब्रॉड किया है तो इसकी जर्नल एंट्री मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, और एंट्री आपको तो पता ही होगा, वही बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू जेड कैपिटल अकाउंट। बेटे कैपिटल 20,000 है और गुडविल 12,000, इसका मतलब है जो बैंक में 32,000 रुपीज आएगा। अब कैपिटल और गुडविल लेके आ गया तो हम इसको ओल्ड पार्टनर में क्या करेंगे? हम ट्रांसफर करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000 टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर में जब हम ट्रांसफर करेंगे, इस जो गुडविल न्यू पार्टनर लेके आया इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको याद होगा ये कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओल्ड पार्टनर में, लेकिन रेशियो कौन सा? सैक्रिफाइस रेशियो में। और सैक्रिफाइस रेशियो के लिए कितने कंडीशन है? 3। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो, टेक्स या एक्वायर्ड्स है तो वही सैक्रिफाइस रेशियो है, और इसके एक्स्ट्रा अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहां पे देखते हैं, यहां लिखा हुआ है जो जेड एक्वायर्ड्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स, जेड एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स, कह रहा है जेड ने अपना शेयर किससे लिया? एक्स से लिया है। जेड अपना शेयर किससे लेता है? एक्स से। इसका मतलब जेड ने किससे लिया? एक्स से लिया, मतलब टोटल सैक्रिफाइस किसने किया? एक्स ने किया। तो जो गुडविल ब्रॉड किया है बेटे, ये गुडविल आपका सिर्फ एक्स को मिलेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स कैपिटल अकाउंट 12,000 रुपीज, ये एंट्री कर दीजिए आप। क्योंकि अगर इसकी जर्नल एंट्री नहीं करते हैं ना आप, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेटे, ये अक्सर कैपिटल अकाउंट में बच्चों से गलती हो जाती है। इसलिए मैंने कहा जो कैपिटल और गुडविल लेके आता है इसकी जर्नल एंट्री आप जरूर कर लें, तो आपको आपके क्वेश्चंस में फिर गलत होने का गलती का कम चांस रहेगा, गलत नहीं होगा ये एंट्री अगर आप कर लें तो। अब मैं बेटे बनाता हूं आगे जर्नल, ये क्या नाम है आपका, लेजर बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अच्छा एडजस्टमेंट दिया हुआ है इसमें। पहला एडजस्टमेंट है बेटे, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी इज टू बी इंक्रीज्ड बाय। हमने कई बार कहा एसेट्स या लायबिलिटी अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उसमें अगर 2 दिया हुआ है, इंक्रीज 2 लिखा होता, TO2 इंक्रीज 2 लिखा होता है, तो फिर डिफरेंस लेते हैं। इंक्रीज 2 लिखा हो या डिक्रीज 2 लिखा हो, 2 में डिफरेंस लेते हैं। बैलेंस शीट में और एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो अमाउंट दिया है उसमें डिफरेंस लिया जाता है। लेकिन अगर बाय दिया हो, अगर बाय लिखा हुआ है, तो जितना अमाउंट लिखा है उतने ही अमाउंट से इंक्रीज होगा और उतने ही अमाउंट से डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी टू बी इंक्रीज बाय 5,000, प्रोविडेंट फंड इंक्रीज बाय, मतलब प्रोविडेंट फंड 5,000 से क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और प्रोविडेंट फंड हमारी क्या है? लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो बेटे लॉस होगा, और लॉस को कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में यहां पे लिखेंगे हम टू प्रोविडेंट फंड 5,000। इसके बाद क्या है? ऑल डेटर्स आर गुड। बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट है, याद रखना।
ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब हमारे जितने भी डेटर हैं ये सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि देयरफॉर नो रिक्वायर्ड प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स। इसका मतलब है जो प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर सभी डेटर अच्छे हैं इसका मतलब किसी डेटर पे हमें डाउट नहीं है जो हमें कोई पैसा दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। कह रहा है ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब सभी डेटर अच्छे हैं, इसका मतलब प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम देखेंगे पहले से है क्या? हाँ, बैलेंस शीट में डेटर में से 600 रुपीज माइनस किया हुआ है प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, मतलब पहले से प्रोविजन बैलेंस शीट में 600 क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब पहले डॉट था। अब कह रहे नहीं सारे डेटर अच्छे हैं, मतलब कोई डॉट नहीं है। तो बेटे अगर डॉट होता तो प्रोविजन हम बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स क्रिएट करते हैं, लेकिन यहां कह रहे नहीं हमारे सारे डेटर अच्छे हैं, इसका मतलब जो बना हुआ है प्रोविजन उसको क्या करेंगे? हटाएंगे, उसको डिक्रीज करेंगे। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स को जो बना हुआ है 600 उसको हटा देंगे, उसको कम कर देंगे। तो प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स क्या है? हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगा तो कहां जाएगा बेटे? प्रॉफिट होगा ना। लायबिलिटी कम हो गया तो प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट होगा तो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स 600। मैंने बताया आपको जो डेटर में से माइनस करके दिया हुआ है 600 रुपीज बैलेंस शीट में, जिस डेट को जेड एडमिट हुआ है, और उस डेट को कह रहा है क्या? जो नहीं हमारे सारे डेटर अच्छे हैं। इट मींस प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, और कम करेंगे तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा। इसके बाद है स्टॉक इंक्लूड 3000 फॉर ऑब्सोलेट आइटम्स हैंस आर टू बी रिटन ऑफ। कह रहा है स्टॉक में 3000 जो है वो खराब गुड्स इंक्लूड है, मतलब जो बैलेंस शीट में जो स्टॉक है उस स्टॉक में 3000 का अमाउंट जो है वो खराब है। 3000 का जो गुड्स में जो इंक्लूड है अमाउंट वो खराब है। खराब है तो ऑलरेडी उसको क्या करेंगे हम? डिक्रीज, उतना वैल्यू कम कर देंगे, उतना वैल्यू उसको डिक्रीज कर देंगे। और स्टॉक क्या है? हमारा एसेट्स है, और एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड में आएगा। यहाँ पे टू स्टॉक लिखेंगे 3000। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1000 मोर। कह रहा है क्रेडिटर्स को 1000 ज्यादा पेमेंट करना है, एक्सेस पेमेंट करना है, तो क्रेडिटर फिर लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को अगर एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे तो ये भी डेबिट में ही आएगा। टू क्रेडिटर्स 1000। उसके बाद है बेटे फिक्स एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एट 70। अब देखिए यहां पे क्या है, जो कितना इंक्रीज हुआ ये नहीं कह रहा है, कितना डिक्रीज हुआ ये नहीं कह रहा है, कह रहा है फिक्स एसेट्स आर रिवैल्यूड एट 70,000, मतलब फिक्स एसेट्स का वैल्यू 70,000 रिवैल्यू किया गया है। अभी जिस डेट को जेड एडमिट हुआ है उस डेट का उसका वैल्यू दिया हुआ है, उस डेट का उसका वैल्यू 70,000 है। तो हम देखेंगे बैलेंस शीट में कितना है, तो बैलेंस शीट में 80,000 है, मतलब पहले से 80,000 है। जिस डेट को जेड हुआ, जिस डेट को रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ उस डेट का वैल्यू क्या रहा है? कितना रह गया? 70,000 रह गया। इट मींस 10,000 वैल्यू फिक्स एसेट्स का कम हो गया, डिक्रीज हो गया, और फिक्स एसेट्स का वैल्यू अगर बेटे डिक्रीज होगा तो लॉस होगा। एसेट्स है डेबिट साइड में आएगा टू फिक्स एसेट्स 10,000। अब इसको टोटल करेंगे क्योंकि डेबिट साइड का टोटल एक्सेस है 19,000। इसको क्रेडिट में लेके जाएंगे और ये आ जाएगा आपका लॉस, जो एक्स और वाई में 19,000 में से 600 माइनस करेंगे 18,400 आया, जिसको 5/8 और 3/8 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर। सैक्रिफाइस रेशियो में ओनली सिर्फ जो गुडविल ब्रॉड करता है न्यू पार्टनर उसी की एंट्री होती है, याद रखिएगा। बाकी चाहे वैल्यूएशन प्रॉफिट हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस हो, सब ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसको भी हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 11,500 और 6,900 आएगा। इसको 18,400 को जब हम डिवाइड करेंगे तो यही आएगा सर 18,400 इंटू 3/8 करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक सही है 11,500 एंड 6,900, मतलब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। अब बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने पीछे भी कल भी लास्ट वीडियो में भी बनाया था। 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम डेबिट में और 3 कॉलम क्रेडिट में। ये आपका पर्टिकुलर्स हो जाएगा, फिर एक्स वाई जेड, ये आपका पर्टिकुलर्स, ये एक्स वाई जेड, ऊपर लिखेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में कितनी एंट्री होती है? 4 एंट्री।
फिफ्थ एंट्री वही जो मैंने ऐसे जर्नल एंट्री में एक इंक्रीज किया है, अगर कोई पार्टनर एसेट्स टेक करता है, वैसे 4 एंट्री कंपलसरी है सभी क्वेश्चनों के लिए। 4 एंट्री आपको स्पेशली याद रखना पड़ेगा। फिफ्थ अगर एसेट्स टेक करता है तो उसकी एंट्री अलग से ही करना पड़ेगा, मतलब फिर 5 हो जाएगा, लेकिन वो सभी क्वेश्चन में नहीं होता। वैसे सभी जनरल क्वेश्चन में आपको 4 एंट्री के लिए दिया ही रहता है इंफॉर्मेशन, और ये 4 एंट्री आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला कौन सा, तो बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी जो आपको याद होगा बैलेंस शीट में दिया रहता है 70,000 एंड 31,000 ओल्ड पार्टनर का कैपिटल बैलेंस शीट में दिया हुआ है। और ऑलरेडी जब भी किसी का अकाउंट बनाते हैं, हम किसी का भी अकाउंट बनाएंगे, अगर उसका बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है तो पहले हमें बैलेंस लिखना ही होता है। 7031 लिख दिया। सेकेंड एंट्री कैपिटल एंड गुडविल, तो कैपिटल के लिए क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, तो कैपिटल के लिए हमने बैंक लिखा है तो बैंक लिख दो या कैश लिख दो, तो यहाँ पे कैपिटल के लिए बाय बैंक लिख करके अमाउंट जेड में 20,000 और गुडविल के लिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। यही मैं कहा था, अगर जर्नल एंट्री नहीं करता तो हो सकता है यहाँ पे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता, हमें याद नहीं रहता उतना, लेकिन जब जर्नल एंट्री हमने कर लिया तो हमें याद रहेगा। ये गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे हम सिर्फ एक्स में लिखेंगे, क्योंकि सेक्रीफाई किसने किया है, एक्स ने। इसलिए मैंने कहा कि बाकी जर्नल एंट्री नहीं भी करो तो चलेगा, मतलब आ जाए तो आ गया हो तो ये कम से कम एक एंट्री जरूर कर लीजिए, कैपिटल और गुडविल जो लेके आता है इसकी एंट्री। फर्स्ट बैलेंस बीडी, सेकंड कैपिटल एंड गुडविल, थर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखेंगे प्रॉफिट लायबिलिटीज में रहता है और लॉस एसेट्स में। तो बेटे लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 5800। आपको याद होगा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वर्कर को कंपनसेट करने के लिए फर्म अलग से सेविंग करके रखती है, जिसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं। और जिस डेट को रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उस डेट को अगर उस डेट तक अगर किसी वर्कर को पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी तो जो भी हमारा सेविंग है वो प्रॉफिट मान करके हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये बेटा 5800 है और इस 5800 को 5/8 और 3/8 में डिवाइड करेंगे हम। ये आ गया बेटे 36252175 हो गया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब लॉस एसेट्स में है, दिया रहता है, तो एसेट्स में पीएल अकाउंट 2400 है और एसेट साइड में पीएल अकाउंट है, इसका मतलब लॉस है, तो ये डेबिट साइड में आएगा। कितना है 2400 और इसको भी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, तो ये आएगा आपका 1500 और 900। याद रखिएगा 4 एंट्री, बार बार कह रहा हूं सभी क्वेश्चन में, बैलेंस बीडी, कैपिटल एंड गुडविल, थर्ड फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। फोर्थ एंट्री कौन सी, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस। रिवैल्यूएशन में क्या हुआ है, लॉस, तो ये डेबिट साइड में टू रिवैल्यूएशन डैश करके लॉस लिख देंगे 11,500 एंड 6,900। बस हो गया और कोई एंट्री करने की आवश्यकता नहीं, यही होती ही है। अब हम इसका बैलेंस करेंगे। बैलेंस में जेड का तो 20,000 ही आएगा, वाई का 33,175 और एक्स का 85,625। इस टोटल को यहाँ पे लेके आएंगे 85,625, 33,175 एंड 20,000 और इसके बाद ये आ गया आपका बैलेंस C/D कैलकुलेट करेंगे हम। X का 72,625, Y का आएगा आपका 25,375 और Z का 20,000। ये बैलेंस शीट ही आ गया, यही कैपिटल अकाउंट आपका बन गया। अब क्या बनाएंगे हम, बैलेंस शीट। तो बेटे बैलेंस शीट, आइए बैलेंस शीट बनाते हैं यहाँ पे। बैलेंस शीट में एसेट साइड में चलते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट तो हमें बैलेंस शीट को देख करके ही बनाना होता है। तो बैलेंस शीट में क्या एसेट, बैंक पहले से बेटे 5,000 दिया हुआ है, तो पहले से आपका बैंक 5,000 है और आपको याद होगा न्यू पार्टनर हो या ओल्ड पार्टनर या फर्म में कोई भी पैसा अगर आएगा एसेट से ही सोल्ड होगा, या कोई न्यू या ओल्ड पार्टनर को कैश ब्रॉड करता है तो उसको हम पहले से जो कैश है उसमें ऐड कर देंगे। तो आपको याद होगा 32,000 के कैश लेके आया है, इसको प्लस कर देंगे हम, तो बैंक आपका 37,000 शो किया जाएगा।
सर डेटर्स 20,000 में से 600 डॉटफुल डेट्स था, माइनस किया हुआ था। अब तो हमारे सारे डेटर अच्छे हैं, इसलिए अब 20,000 हम यहाँ पे डेटर्स आउट में दिखाएंगे। स्टॉक 25,000 है और 3,000 आपका डिक्रीज हो गया था, याद होगा, तो ये 22,000 आएगा। और फिक्स एसेट्स का वैल्यू आपका, फिक्स एसेट्स का वैल्यू 80,000 है और 10,000 डिक्रीज हो गया तो इसका वैल्यू कितना बच जाएगा, 70,000 हो गया। जो लॉस है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको न्यू फॉर्म में दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब लायबिलिटी साइड में आपका क्रेडिटर 15,000 दिया हुआ है और याद होगा क्रेडिटर 1,000 इंक्रीज हो गया था, तो यहाँ पे कितना आएगा, 16,000। प्रोविडेंट फंड आपको 10,000 दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन में, प्रोविडेंट फंड 10,000 है और 5,000 इंक्रीज हुआ था तो ये 15,000, क्योंकि मैंने बताया था बैलेंस शीट में जो एसेट्स या लायबिलिटीज लिखोगे आप, तो जो रिवैल्यूएशन होने के बाद इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करके लिखो, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करके लिखो, और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो एज इट इज लिख दीजिए। तो प्रोविडेंट फंड इंक्रीज हो रहा था, लिख दिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए न्यू बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं। अब आपका आएगा कैपिटल, तो कैपिटल लिख करके यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड, ये जो बैलेंस शीट आया है, एक्स का 72,625, वाई का 25,375 और जेड का 20,000, इसको आउट करेंगे हम, 1,18,000 आ गया। और अब इसका टोटल करेंगे, अब इसका जब टोटल करेंगे 1,49,000, 1,49,000। लास्ट में याद रखना बेटे, टोटलिंग में हमेशा डबल लाइन, टोटलिंग में हमेशा डबल लाइन लगाया जाएगा, टोटलिंग में हमेशा डबल लाइन लगाते हैं हम कहीं अकाउंटेंसी में। ये बैलेंस शीट का टोटल आपका 1,49,000 आ गया। और ये क्वेश्चन नंबर 66 जो है आपका, ये कंप्लीट हो गया। 72,625, 25,375, 20, टोटल ऑफ बैलेंस शीट हो गया आपका 1,49,000। ये क्वेश्चन नंबर 66 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है 67 में। इसमें एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 67 क्वेश्चन बेटे, एक्स और वाई दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3/5 एंड 2/5 दिया हुआ है। आगे इंफॉर्मेशन है, देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2020 एज फॉलोज। On 1st April 2020 they admitted Z as a partner for 1/6 share। कह रहे Z एडमिट हुआ है कितने के लिए, 1/6 शेयर के लिए। एडमिट होते ही आपका काम, जैसे ही आपने देखा एडमिट हुआ, एडमिट होते ही आप ये देखिए जो कैपिटल और गुडविल लेकर के आया या नहीं आया। तो इसमें है Z brings 40,000 as his share of capital। Z brings in rupees 40,000 as his share of capital, मतलब Z कैपिटल लेकर के आ गया 40,000, बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। लेकिन ये गुडविल का अमाउंट लेके नहीं आया, कैपिटल का अमाउंट लेके आ गया, गुडविल का अमाउंट लेकर के नहीं आया। कोई बात नहीं, कैपिटल तो लेके आया है ना। तो हमने कहा था बेटे फर्स्ट टाइप की जर्नल एंट्री आपको कर लेना चाहिए। हम ये जर्नल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल लेके आया है 40,000, इसकी एंट्री कर दिया। अब गुडविल लेके नहीं आया, ध्यान से देखना, गुडविल लेके नहीं आया, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है ये। गुडविल लेके नहीं आता तो क्या एंट्री करते हैं हम, आपको याद होगा जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो गेन होगा ही, और गेन होगा तो उसको जितना गेन होगा उतना गुडविल तो देना पड़ेगा, चाहे कैश में लेके आओ या कैश में लेके ना आओ। कैश में लेके आया तो उसका ट्रीटमेंट आपको बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। और जब कैश में लेके नहीं आता तो क्या करते हैं, तो मैंने बताया था न्यू पार्टनर के नेम से नेगेटिव अकाउंट ओपन किया जाता है, जिसमें मैंने एंट्री लिखाया था द न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे एंट्री करेंगे हम जेड करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, मतलब एक्स कैपिटल एंड टू वाई कैपिटल सैक्रिफाइस रेशियो में। तो क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो, मतलब 3:2 सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा इसका। अब है बेटे ये जो एंट्री करेंगे, हम एंट्री तो कर दिया, गुडविल नहीं लाया तो हमें पता है
जो न्यू पार्टनर को गुडविल तो देना ही पड़ेगा। कहां से देगा? तो अपने करंट अकाउंट के थ्रू देना पड़ता है। करंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। लेकिन कितने से? तो जितना गेन हुआ, न्यू पार्टनर को जितना गेन होगा उतना गुडविल देंगे। जिन न्यू पार्टनर को गेन कितना होगा? तो जितना उसका शेयर है, मतलब न्यू पार्टनर का जितना शेयर ऑफ गुडविल है उतना उसको देना पड़ेगा। अब उतने देने के लिए मतलब जेड का शेयर ऑफ गुडविल, जेड का शेयर ऑफ गुडविल फाइंड करने के लिए पहले हमें फर्म की गुडविल या तो दिया होगा या हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब तक न्यू पार्टनर का शेयर नहीं आएगा तब तक ये एंट्री कंप्लीट नहीं होगा और क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। गुडविल नहीं लाया, एंट्री कर दिया, लेकिन अमाउंट भी तो लिखना है। कितना? जितना कि न्यू पार्टनर का शेयर होगा। उसका शेयर कितना है? 1/6। तो देखते हैं गुडविल के लिए क्या इंफॉर्मेशन है। तो बेटे गुडविल का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन है। क्या? जरा ध्यान से सुनना। The goodwill is valued at 1.5 years purchase of the average profit of last 3 years. Goodwill is valued at 1.5 years purchase of the average profit of last 3 years less 12,000. लेस गुडविल का कैलकुलेशन करो। 1.5 ईयर परचेज, टाइम दिया हुआ है। कितने ईयर का एवरेज प्रॉफिट से? 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट में से, जिसमें से 12,000 क्या करना है? माइनस करना है। और प्रॉफिट आपका 3 ईयर का है 10,000, 20,000 एंड 30,000। तो आइए गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स 10,000, 20,000 एंड 30। तो टोटल प्रॉफिट बेटे आपका 60,000 आ गया। एवरेज प्रॉफिट मेथड से फाइंड करना है तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, मतलब 60,000 नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट कितना है? 3, इसका मतलब 20,000। अब गुडविल को टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 का मतलब 1.5, तो 1.5 भी लिख सकते हैं या 3/2 भी लिख सकते हैं। तो 3/2 इंटू 20,000 मतलब हो गया आपका गुडविल 30,000 रुपये आ गया, 30,000। लेकिन क्या कह रहा है? The goodwill is valued 1.5 years purchase of the average profit of last 3 years less 12,000। 12,000 उसमें से जो गुडविल आ गया उसमें से 12,000 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तब जो बैलेंस बचेगा वो गुडविल कहलाएगा। मतलब फर्म की गुडविल कितना आएगा? 18,000 फर्म का गुडविल आ जाएगा। ओनली 18,000 रुपीज। अब ये 18,000 रुपीज जो गुडविल आ गया ये फर्म की गुडविल है। इसमें से जेड का शेयर हम कैलकुलेट करेंगे। जेड शेयर ऑफ गुडविल कैसे? तो 18,000 इंटू 1/6, क्योंकि उसका शेयर 1/6 है, मतलब 3,000 से हम ये एंट्री पास करेंगे और इसकी यहाँ पे 3,000 लिखेंगे। अब सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड करेंगे 1800 एंड 1200। अब देखिए ये अगर ये एंट्री यहाँ नहीं करते तो कैपिटल अकाउंट जाते समय ये कैलकुलेट करना पड़ता और फिर हमें परेशानी होती। तो जरूरी है, मैं कह रहा हूं कि कम से कम कैपिटल और गुडविल की एंट्री जरूर कर लें। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए कैसे बनाते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। तो क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000। बेटे पिछले क्वेश्चन में बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ था, कोई क्लेम नहीं आया था। जिस डेट को रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ हमने जो भी रिजर्व था पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां पे बैलेंस शीट में आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5600 दिया हुआ है, मतलब पहले से फर्म के पास सेविंग है वर्कमैन वर्कर को पे करने के लिए कितना? 5600। एडिशनल में इंफॉर्मेशन है जो क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000, मतलब 3,000 हमें पेमेंट करना है। हमारे पास सेविंग कितना है? 5600। पेमेंट कितना करना है? 3,000, मतलब 2600 उसके बाद भी, क्लेम के बाद भी हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है। रिजर्व हमने हमारे पास 5600 है, लेकिन कह रहा है इसमें से 3,000 का क्लेम है, पेमेंट करना है। पेमेंट करना है तो इसका मतलब हमारे पास बैलेंस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना रह गया? 2600। जो भी रिजर्व है, क्योंकि उसका कोई यूटिलाइज हुआ नहीं रिकॉन्स्टिट्यूशन के डेट तक, तो उस 2600 को पार्टनर में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरी बात, ये जो लायबिलिटी आपका इंक्रीज हुआ, ये जो क्लेम और वर्कमैन कंपनसेशन जो लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है, ये लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो लॉस हुआ, लेकिन इसको रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था क्या बेटे, कभी भी कोई भी किसी भी टाइप का लॉस है और उस लॉस के लिए अगर पहले से हमारे पास सेविंग है
तो उस सेविंग में से हम उसको एडजस्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन में शो नहीं करेंगे। इसी तरह यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, क्लेम आया, वर्कर को 3000 देने हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी पहले से सेविंग है, इसलिए रिवैल्यूएशन में शो नहीं होगा। अगर बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं दिया होता और फिर ये क्लेम आ गया, लायबिलिटी आ गया, तो 100% रिवैल्यूएशन में शो करते, लेकिन यहां पे शो नहीं करेंगे क्योंकि जितनी लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है इसके लिए ऑलरेडी पहले से हमारे पास सेविंग है। अगला ट्रांजैक्शन है राइट ऑफ बैड डेट 6000। बैड डेट 6000, 100% लॉस है। बैड डेट कितना है? 6000 लॉस है। अब ये बैंक क्या कहा था, किसी भी टाइप का कोई लॉस है, ध्यान रखना, और उसके लिए हमारे पास पहले से सेविंग है, तो उस लॉस को हम रिवैल्यूएशन में शो नहीं करेंगे, उस लॉस को रिवैल्यूएशन में शो नहीं करेंगे। यहां पे कह रहे हैं बैड डेट 6000 हो गया, लेकिन बैलेंस शीट में बेटे पहले से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है? 4000। मतलब बैड डेट्स के लिए पहले से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4000 फर्म के पास है, तो बैड डेट 6000 हो गया, तो 4000 तो उसी से एडजस्ट होगा ना, क्योंकि 4000 जब हमने प्रोविजन बनाया वो तो इसीलिए बनाया अगर बैड डेट्स होगा तो हम उससे एडजस्ट करेंगे। इसलिए जो 6000 बैड डेट्स हुआ है जिसमें से 4000 आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से क्या होगा? एडजस्ट होगा, और जो 2000 एक्स्ट्रा जो लॉस है उस लॉस को हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन में शो करेंगे। मैंने अभी कहा है बेटे जो लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन में आएगा, लेकिन जिस लॉस के लिए पहले से सेविंग हो उस लॉस के नहीं। तो 6000 यहाँ पे लॉस है, 4000 ऑलरेडी उसके लिए पहले से सेविंग है, तो 2000 ही एक्स्ट्रा हुआ ना, तो जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ उसको यहाँ पे दिखाएंगे। अगर प्रोविजन नहीं होता पहले से तो 6000 लॉस होता, 6000 दिखाते, लेकिन यहाँ पे 4000 ऑलरेडी पहले से है, तो लॉस 2000 ज्यादा एक्सेस हो गया, उस एक्सेस को यहाँ पे शो करेंगे। अब क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2000 मोर, क्रेडिटर्स को 2000 एक्सेस देना है, तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी अगर एक्सेस पेमेंट करेंगे तो लॉस होगा, और लॉस होगा तो कहां आएगा? डेबिट साइड में आएगा। उसके बाद है देयर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज लायबिलिटी टू द एक्सटेंट 2000 शुड बी क्रिएटेड। क्लेम अगेंस्ट द डैमेज, हो सकता है किसी कस्टमर को हमने गुड सप्लाई किया होगा, उसका क्लेम आया है, डैमेज हो गया 2000 का, तो ये भी बेटे हमारे लिए लायबिलिटीज है, और इसके लिए भी हमें अरेंज करना पड़ेगा, और ये भी लायबिलिटी इंक्रीज हो गया, तो ये भी डेबिट साइड में ही आएगा। लेकिन लिखेंगे क्या? तो प्रोविजन फॉर डैमेज या क्लेम फॉर डैमेज, प्रोविजन फॉर डैमेज कितने का जी? 2000 का, ये भी 2000 आएगा डेबिट साइड में। आउटस्टैंडिंग रेंट ब्रॉट डाउन टू, ब्रॉट डाउन है, इसका ब्रॉट अप होता तो इंक्रीज होता, ब्रॉट डाउन का मतलब कम हुआ, लेकिन ब्रॉट डाउन टू दिया हुआ है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट बेटे बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, हमने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में भी, टू दिया होगा तो डिफरेंस लेते हैं, टू में क्या लेते हैं? डिफरेंस जो बैलेंस शीट में है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो टू है तो हम उसका डिफरेंस लेते हैं, लेकिन बाय होगा तो उतने ही अमाउंट लिया जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग रेंट भी ब्रॉट डाउन टू दिया हुआ 11200, बैलेंस शीट में कितना है? 13000 है, और 11 ये एडिशनल में 11200 दिया हुआ है, मतलब 1800 आउटस्टैंडिंग रेंट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, कम हो गया। आउटस्टैंडिंग आप जानते हैं लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगा तो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में, बाय आउटस्टैंडिंग रेंट 1800। अब डेबिट साइड का टोटल 6000, इसको क्रेडिट में ले जाइए, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो लॉस आपका 4200 आएगा, जिसको एक्स और वाई में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, तो 4200 का 3/5, ये आ गया आपका x का 2520 और y का 1680 हो गया, बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बेटे वैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर है, तो डेबिट में और क्रेडिट में x y एंड z पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको याद होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 4 एंट्री होती है। सबसे पहले बैलेंस BD 50,000 और 60,000 दिया हुआ है x और y का। फर्स्ट एंट्री बैलेंस BD, सेकंड क्या होता है? कैपिटल एंड गुडविल। तो कैपिटल के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे? बाय बैंक अकाउंट, कैपिटल कितना लेके आया है? 40,000। और गुडविल के लिए क्या लिखते हैं? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन कब? जब कैश में लेके आता है। यहाँ पे गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर के नहीं आया है,
और जब कैश में लेके नहीं आए हैं तो क्या एंट्री किया है, इसीलिए एंट्री कहा करने के लिए जेड करंट टू एक्स वाई, करंट अकाउंट नहीं बना रहे हैं हम, एक्स और वाई का अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, एक्स और वाई क्रेडिट में है, और जब गुडविल नहीं लेके आएगा बेटे तो यहाँ पे बाय जेड करंट अकाउंट लिखेंगे हम 1800 एंड 1200, 1800 एंड 1200 बाय जेड करंट अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं, क्यों, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल तब जब कैश में लेके आता है। फर्स्ट बैलेंस पीडी, सेकंड कैपिटल एंड गुडविल, थर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 5600 दिया हुआ है, आपको याद होगा अभी कुछ देर पहले बताया था, जो 5600 में से 3000 क्लेम आ चुका है, इसका मतलब बैलेंस कितना बचा हुआ है 2600, जो हमारा सेविंग का बैलेंस है, एक्स्ट्रा है, और उसको एक्स्ट्रा को प्रॉफिट मान करके पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इस 2600 को जब डिवाइड करेंगे 3/5 में तो 1560 एंड 1040, 1560 और 1040। लॉस में, तो लॉस में यहाँ भी एसेट साइड में बेटे आपका 4000 रुपीज पीएल अकाउंट दिया हुआ है, और ये पीएल अकाउंट दिया हुआ है तो ये डेबिट में 4000 है, तो ये 2400 एंड 1600 आएगा, डिवाइड कर दिया। फर्स्ट याद रखना बैलेंस बीडी, सेकंड कैपिटल एंड गुडविल, थर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, एंड फोर्थ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हुआ है लॉस, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस 2520 एंड 1680, और अब हम इसका बैलेंस करेंगे तो 40000, ये हो गया 62240, और ये आएगा एक्स का 53360, 53360 एक्स का, 62240 वाई का, और 40000 जेड का, और इसके बाद बैलेंस शीट कैलकुलेट करेंगे हम। 48,440 एक्स का आ गया, 58,960 वाई का, और जेड का आपका 40,000। और अब क्या बनेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने से पहले इसके कैपिटल अकाउंट का आंसर टैली कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, 48,440, 58,960 एंड 40,000 100% करेक्ट है आपका कैपिटल अकाउंट। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट को देख करके ही बनता है। बैलेंस शीट में कैश बेटे 10,000 दिया हुआ है, कैश 10,000 है। अब ये लेके कितना आया था 40,000, ये 40,000 हम इसी में ऐड कर देंगे। हमने यहाँ बैंक लिखा था, तो आप अलग से बैंक में लिख सकते हो, अलग से बैंक में लिख सकते हो, या ये भी मान सकते हैं जितना कैश हमने विड्रॉन किया तो कैश में भी ऐड कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कैश के बाद अब है आपका सन्ड्री डेटर्स 80,000 है, सन्ड्री डेटर्स आपका 80,000 है। इसमें से बैड डेट 6,000 हो गया था, याद होगा आपको, यहाँ पे सॉरी हाँ बैड डेट 6,000 हुआ था, जिसमें 2,000 को यहाँ लिखा था और 4,000 पहले से प्रोविजन था, तो बैड डेट डेटर में से 6,000 माइनस करके 74,000। स्टॉक 20,000 है, और स्टॉक में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है तो 20 का 20 ही आएगा। इसके बाद मशीनरी आपका 38,600 है, मशीनरी 38,600, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, वैसे ही दिखा देंगे। अब लायबिलिटी साइड में आइए, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट आपका देख रहे हैं 1800 डिक्रीज हुआ था तो 11,200 वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद है आपका क्रेडिटर 20,000 और क्रेडिटर 2,000 इंक्रीज हो रहा था, तो इसका मतलब 20,000 ये और 2,000 तो 22,000। क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन, जो रिक्लेम आया हुआ है वो अभी ऐसा नहीं होता सेम टाइम पेमेंट करना है, जो क्लेम आया उसको बैलेंस शीट में उतना से हम वर्कमैन कंपनसेशन, यहाँ पे क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी के, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 3,000 एज ए लायबिलिटी मान करके लिखेंगे, हो गया। इसके बाद आपका अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था प्रोविजन फॉर डैमेज, प्रोविजन फॉर डैमेज, क्योंकि मैंने बताया था जो भी कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो या अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे तो बैलेंस शीट में आएगा और रिवैल्यूएशन में आएगा। अब इसके बाद आपका कैपिटल, तो कैपिटल एक्स वाई जेड, कैपिटल है एक्स का 48,440, वाई का 58,960 और जेड का 40,000।
1,47,400 इसको टोटल करेंगे हम 1,85,600। अब एसेट साइड में बेटे सब कुछ तो लिख दिया, एक चीज और भी है क्या, तो भाई जेड करंट अकाउंट जो हमने डेबिट किया था, जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, गुडविल लाया नहीं, तो उसका नेगेटिव अकाउंट जो हमने ओपन किया हुआ है, ये जेड करंट अकाउंट आपको एसेट साइड में दिखाना पड़ेगा। ये जितना 3000 था ना, ये 3000 आपको एसेट साइड में दिखाएंगे। और अब इसका टोटल करेंगे हम 1,85,600। ये आपका बैलेंस शीट का टोटल आ गया 1,85,600 रुपीज। और ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 67, कंप्लीट हो गया, ये फिनिश हो गया। अब चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 68 पे। बेटे लॉन्ग क्वेश्चन है और समझाने में भी टाइम लगता है, इसलिए क्या है क्वेश्चन कम बन पा रहे हैं। वीडियो का लेंथ तो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर फटाफट क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता फिर तो 2 मिनट में सॉल्व कर देता, लेकिन क्वेश्चन कम बन रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। जो कम से कम जितना बन रहा है उतना आपको आना चाहिए। अब चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 67 पे, सॉरी 67 तो हो गया, 66 67 हो गया, 68 क्वेश्चन पे रफ कर रहा हूं मैं इसको। इसमें बेटे लिखा है जो राजेश एंड रवि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 68 क्वेश्चन। इसमें राजेश और रवि दो पार्टनर है और इसका भी रेशियो आपका 3:2 दिया हुआ है, 3/5 एंड 2/5। इसमें रमन इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग ए कैपिटल 16,000। इसके बीच में रमन एडमिट हुआ है, रमन एडमिट हुआ और कैपिटल 16,000 ब्रॉट किया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड 5:3:2। न्यू रेशियो इसमें दिया हुआ है 5:3:2 दिया है, इसका मतलब 5/10 राजेश का, 3/10 रवि का और 2/10 रमन। 2/10 मतलब 1/5 है रमन का शेयर। रमन 1/5 शेयर के लिए एडमिट हुआ, कैपिटल 16,000 लेके आ गया। गुडविल के लिए क्या है, तो आगे लिए रमन इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल। कह रहा है रमन गुडविल का अमाउंट कैश में लेके नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं लाया तो हम तो एंट्री करते हैं, एंट्री करेंगे। आगे से पढ़ने से पहले हम ये एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री कैश या बैंक, तो यहाँ पे कैश ही लिख दिया, तो कैश ही रहने दीजिए। तो कैश टू रमन कैपिटल अकाउंट 16,000 कैपिटल लेके आ गया। गुडविल लेके नहीं आया, पिछले क्वेश्चन में भी नहीं लाया था, तो हमने क्या एंट्री किया था, न्यू पार्टनर करंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे हम रमन करंट अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल अकाउंट टू रवि कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। और यहां न्यू रेशियो दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, मतलब सैक्रिफाइस रेशियो हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल लेके आता है तब भी और नहीं लेके आता है तब भी गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा वो सैक्रिफाइस रेशियो में होगा। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो राजेश का आपका ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस 5/10, एलसीएम 10 आ गया, 6 माइनस 5 1/10। एंड रवि का 2/5 माइनस 3/10, एलसीएम 10 आ गया, ये 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/10। इसका मतलब सैक्रिफाइस रेशियो 1:1 आ गया। मतलब यहाँ जो गुडविल का अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम राजेश और रवि में, और सैक्रिफाइस रेशियो 1:1 में। अब है जो भाई राजेश एंट्री तो कर दिया, अब रमन का शेयर ऑफ गुडविल भी तो कैलकुलेट करेंगे। तो रमन का शेयर कितना 1/5 है, 1/5 गुडविल निकालेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में गुडविल के लिए क्या इंफॉर्मेशन है। तो बेटे इस क्वेश्चन में गुडविल के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, लिखा है इसमें जो सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर ऑफ द इन द प्रॉफिट्स एंड कंट्रीब्यूटेड कैपिटल बाय हिम। लेकिन इसे पता नहीं चल रहा है जो क्या होगा, कैसे निकालेंगे गुडविल, क्योंकि कोई मेथड दिया होता, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, फिर तो पता चल जाता जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था। लेकिन इसमें कोई मेथड, हमें रमन शेयर ऑफ गुडविल चाहिए और कोई मेथड नहीं दिया हुआ है, गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो आपको याद होगा जो जहां पे गुडविल कैलकुलेट करना नेसेसरी है, बिना गुडविल का हम जो है क्वेश्चन नहीं कर सकते। और गुडविल किस मेथड से कैलकुलेट करेंगे इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। और जब नहीं दिया होता तो वहां किस मेथड का यूज करते हैं, हिडन वैल्यू मेथड का यूज करते हैं, हिडन वैल्यू मेथड।
तो यहां भी बेटे आपको रमन शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हिडन वैल्यू मेथड से पहले गुडविल क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैसे, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर कैपिटल। आपको याद होगा सबसे पहले टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म फाइंड करते हैं, किसके बेस पे, न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेस पे। तो 1/5 शेयर के लिए कैपिटल कितना लेके आ गया, 16,000। इसका मतलब है जो टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म आपका 80,000 कैपिटल आ गया, टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म। अब क्या करते हैं, अब इसके बाद कैलकुलेट करते हैं टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर में राजेश, रवि एंड रमन इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, याद रखना। ऑल पार्टनर में ऐसा नहीं ऑल पार्टनर का मतलब ओल्ड प्लस न्यू। तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल राजेश का 29, रवि का है 15,000 और रमन लेके आया है 16,000। इसके बाद आपको याद होगा बेटे, जो टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स में याद नहीं होगा तो याद रखना। इसके बाद जब टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स कैलकुलेट करते हैं हम, तो कैपिटल तो लिखा ही है, साथ में अगर आप कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व है, प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, लॉस है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे बेटे कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, छोड़ दीजिए। इसके बाद रिवैल्यूएशन अगर हो रहा है क्वेश्चन में, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस भी इसमें क्या करेंगे, हम प्लस माइनस करेंगे। वैसे नहीं निकलेगा, अगर मान लो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व नहीं है तो नहीं लिखेंगे, रिवैल्यूएशन नहीं होता तो नहीं लिखते, इतना ही, यही टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स हो जाता। लेकिन यहां नहीं ऐसा, यहां रिवैल्यूएशन हो रहा है, मतलब ये गुडविल कैलकुलेट करने से पहले आपको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना पड़ेगा। हिडन वैल्यू मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं तो टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म, उसके बाद टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर में कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व माइनस लॉस प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस रिवैल्यूएशन लॉस। तो रिवैल्यूएशन अगर हो रहा है तो आपको प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। तो इसकी ये कैलकुलेशन करने से पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और ये देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्या दिया हुआ है, लिखा है स्टॉक डिक्रीज बाय 5%, बाय 5%, 5% से कम हो गया तो स्टॉक बैलेंस शीट में आपका 15,000 है और उसका 5% 750 आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी 500, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी 500, मतलब इंक्रीज होकर के कितना हो गया है 500। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500 होना चाहिए, तो पहले से कितना है 400, नहीं होता तो 500 से बढ़ जाता। लेकिन जब 400 पहले से है, ये तो नहीं कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अप्रिशिएटेड बाय इंक्रीज बाय, ऐसा तो नहीं है। कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी 500, होना 500 चाहिए। तो 400 पहले से है, कह रहा है 500 होना चाहिए, मतलब 100 और हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लायबिलिटी है, इंक्रीज होगा तो डेबिट में ही आएगा। फर्नीचर डिक्रीज बाय 10%, फर्नीचर 10% डिक्रीज मतलब कम हो गया, तो फर्नीचर 5,000 है, उसका 10% 500 आएगा। अब बिल्डिंग भी वैल्यूड है, ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ बिल्डिंग का 40,000 वैल्यू है, पहले से कितना है बिल्डिंग 35, अब कह रहा है वैल्यू 40 हो गया, इसका मतलब 5,000 वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्योंकि जब वैल्यू दिया हुआ है तो डिफरेंस ही देखना पड़ेगा 5,000, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बेटे क्रेडिट साइड का टोटल 5,000, इस अमाउंट को यहाँ पे लेके आएंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे हम 3650, ये आपका प्रॉफिट आ गया, जो राजेश और रवि में हम इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये आ जाएगा आपका 3650 का 3/5, 2190 एंड 1460 डिवाइड कर दिया। और बेटे डिवाइड करने के बाद अब आगे क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट बनेगा, लेकिन उससे पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इसमें क्या कीजिए आप ऐड कर दीजिए 3650 63,650, ये हो गया टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद गुडविल इक्वल टू क्या होता है, टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म
माइनस टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, मतलब 80,000 माइनस 63,650, मतलब 16,350। ये हिडन वैल्यू मेथड से गुडविल आ गया, फॉर्म की गुडविल है 16,350। इसमें से रमन एडमिट हुआ है, तो रमन शेयर ऑफ गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे, तो 16,350 इंटू 1/5 के लिए एडमिट हुआ है 3270 आ गया उसका शेयर। अब यहाँ पे 3270 को सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो 1635 बेटे इस गुडविल के लिए हमें ये इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी है हिडन वैल्यू मेथड से। कोई बात नहीं, एंट्री फिनिश हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, हिडन वैल्यू मेथड से गुडविल आ गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वैसे ही राजेश रवि रमन, राजेश रवि एंड रमन, ये हो गया आपका राजेश, ये हो गया आपका रवि एंड रमन, फिर राजेश रवि एंड रमन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको याद होगा 4 एंट्री करनी होती है। सबसे पहले बैलेंस बीजी जो 29,000 और 15,000 दिया हुआ है। सेकंड एंट्री कैपिटल एंड गुडविल, तो कैपिटल के लिए क्या लिखते हैं, बाय बैंक या कैश, तो यहाँ पे कैश लिख दिया, कोई बात नहीं, ये तो अलग है, बैंक लिख दिया तो लिख दिया 16,000। गुडविल कैश में लेके नहीं आया, याद होगा कैश में आता तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा जाता, लेकिन यहाँ कैश में लेके नहीं आया तो क्या लिखेंगे, बाय रमन करंट अकाउंट, बाय रमन करंट अकाउंट 1635 दो एंट्री हो गया। थर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस है ही नहीं। फोर्थ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आपने देखा यहीं पे 21901460, और अब इसको टोटल करेंगे हम 18,095। रवि का ये रमन का तो आपका 16 ही है, रवि का 18,095 18,095, जिसका आएगा 32,825। अब ये बैलेंस कर दीजिए 32,825, 18,095 एंड 16,000, यहाँ बैलेंस सी बाई डी 32,825 18095 एंड 16,000, ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अब क्या बनेगा, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाइए। बैलेंस शीट को देख करके ही बनाएंगे। तो कैश 2,000 दिया हुआ है पहले से बेटे, और ये सिर्फ 16,000 ओनली गुडविल लेके आया था, तो यहाँ पे कितना आएगा 18,000। स्टॉक 15,000 है और आपने देखा 750 डिक्रीज हो गया, तो 14,250 मतलब 14,250 माइनस करके। प्रीपेड इंश्योरेंस पहले से दिया हुआ है आपका 1,500, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,500 है, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, एज इट इज लिख देंगे। डेटर्स पहले से आपका 9,400 दिया हुआ है, और इसमें से प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स 400 पहले से है और 100 इंक्रीज हो गया था, मतलब 500 माइनस करके आउट में 8,900। मशीनरी 19,000 है, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं, ऐसे ही दिखाएंगे। और बिल्डिंग आपका याद होगा, बिल्डिंग जो है ये 40,000 हो गया था, और फर्नीचर आपका 500 डिक्रीज हो गया था, मतलब 9,500। इस साइड एक एंट्री और आएगी, जब गुडविल का अमाउंट लेके नहीं आएगा, तो ये जो रमन करंट लिखा है, ये रमन करंट अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे हम, रमन करंट अकाउंट 3270। अब लायबिलिटी साइड में आइए, क्रेडिटर 38,500 है, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, वैसे ही दिखाएंगे। इसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट है आपका 4,000, आउटस्टैंडिंग रेंट है आपका 4,000। इसके बाद कैपिटल, कैपिटल आपका राजेश रवि एंड रमन, कैपिटल जो बैलेंस आया है 32,825 18095 रवि का, और रमन का 16,000 आउट करेंगे हम। अब टोटल करके देखिए 1,09,420,
क्या हो गया ये? ओ, फर्नीचर 5000 थे और 500 डिक्रीज हुआ था, तो बेटे ये 4500 आएगा, 4500। 1,09,420। अब देखते हैं इसका आंसर 68 क्वेश्चन का। 68 क्वेश्चन का आंसर आपका 100% सही है। 1,09,420, कैपिटल 328251 18095 एंड 16,000। बेटे ये क्वेश्चन आपका 68 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एक बात ये देखना, हमने जो बोर्ड पे लिखा है ये हो सकता है, हालांकि अगर ज्यादा कुछ होता है इसमें उसे देखेंगे तो शायद दिखाई भी देता, लेकिन जितने भी टर्म मैं लिखता हूं, जो भी अमाउंट लिखा हुआ है, ये सभी मैं बोलता हूं। अगर हमारे उस वॉइस पे अगर आप अगर ठीक से ध्यान दोगे तो जो भी टर्म जो भी मैंने लिखा है, इन सब का जो है मतलब जो भी अमाउंट लिखा हुआ है सब मैंने बोला है। तो अगर आप उस वॉइस को देख करके आप लिखोगे तो शायद मुझे लगता है शायद कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। आप लोग ट्राई कीजिएगा बेटे क्वेश्चन नंबर 68 तक। बाकी आगे का क्वेश्चंस अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत काफी एडजस्टमेंट, अच्छे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं आगे के क्वेश्चंस में, 69 में, 70 में। आगे करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। ट्राई जरूर करते रहना। ओके, ऑल द बेस्ट।